to explain you data condensation. Okay, and we come across various definitions used in data condensation. What do you mean by data condensation? Then what is the need of data condensation, or what are the important terms and concepts in the data condensation? तो ये सब चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं. Okay, so let's come back to a plain sheet. Now data. What do you mean by data? Or better I will say raw data. What is the raw data? Raw data is nothing but unprocessed data. Okay, so data which is original, data which is collected at first hand, it is called as the raw data, unprocessed data. जिस डेटा को कोई प्रोसेस नहीं किया है, एज इट इज है, जैसे आपके मार्क्स मैंने एक जगह पे लिख लिया है एक पेज पे, तो वो रॉ डेटा होगा. साइंटिस्ट अपना मेजरमेंट या फिर ऑब्जर्वेशन लिख रहा है कहीं पे, तो वो है रॉ डेटा है. ठीक है, या फिर सर्वे किया है, सर्वे में मुझे कुछ डेटा मिला है, तो वो रॉ डेटा है. ठीक है, तो अभी डेटा के क्या क्या टाइप्स है हम देखते हैं. ओके, जस्ट अ मिनट, आई म्यूट अ लिटिल बिट. ओके ओके, तो डेटा can be classified. Now you understand what is data. It is a set of values which is not processed. Okay, so raw data, better unprocessed data. Data can be of two types, variable and constants. स्टैटिस्टिक्स के अंदर में जो है, हम अब डेटा के दो प्रकार है. स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम ऐसे डेटा को देखते हैं जो वेरी होते रहता है. वेरिएबल यानी कि चेंज होते रहता है. इन स्टैटिस्टिक्स देयर इज नो स्कोप फॉर कांस्टेंट. क्योंकि देखो, एनालिसिस कहाँ पे आएगा? एनालिसिस तब करने की जरूरत पड़ेगी जब वेरिएशन आएगा. अगर जैसे आपके फ्रेंड्स है, आपके क्लास में 90 स्टूडेंट्स है, 90 स्टूडेंट्स से सबको अगर बराबर के मार्क्स आ गए, सबके फर्स्ट रैंक आ गया, तो फिर एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज आई नो ऑल आर हैविंग द फर्स्ट रैंक. ओके, तो कांस्टेंट वैल्यूज अगर सभी को है तो देयर इज नो नीड ऑफ एनालाइजिंग, और वहां पे अगर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है तो फिर वहां पे स्टैटिस्टिक्स भी नहीं आएगा. ओके, तो व्हाट आई वांट टू से, इन स्टैटिस्टिक्स वी डू नॉट डील विद कांस्टेंट. ओके, 5 स्टूडेंट्स को मान लो कि आउट ऑफ 10 5 मार्क्स है. ओके, तो एनालाइज करने की जरूरत ही कहाँ है? एवरेज इनका 5 आ जाएगा, वेरिएशन 0 आ जाएगा. ओके, और इसका ग्राफ निकालेंगे तो ग्राफ भी इक्वल होगा. तो जरूरत ही नहीं है एनालाइज करने की अगर ये कांस्टेंट है तो. ओके, तो इन स्टैटिस्टिक्स वी ऑलवेज डील विद वेरिएबल्स, जैसे कि स्टूडेंट्स के हाइट्स में वेरिएशन है, मार्क्स में वेरिएशन है, फैमिली इकोनॉमिक कंडीशन में वेरिएशन है, हेयर कलर, आई कलर, ओके, और हाइट, वेट, ऑल दिस थिंग्स जो है इसमें वेरिएशन है, तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आएगा. तो जहाँ पे वेरिएशन है, वेरिएबल यानी कि विच कैरेक्टरिस्टिक्स विच वेरी इट्स वैल्यू, जो कैरेक्टरिस्टिक अपनी वैल्यू को वेरी करते रहता है, चेंज करते रहता है, उसे वेरिएबल कहते हैं. और कांस्टेंट यानी कि क्या होता है? द वेरिएबल विच डू नॉट चेंज इट्स वैल्यू. ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जो वैल्यू चेंज ही नहीं करते उसे कांस्टेंट कहते हैं, और जो अपनी वैल्यू को वेरी करते रहते हैं उसे वेरिएबल कहते हैं. ठीक है, so in statistics we deal with variable.
उसके बाद वेरिएबल्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू टू, क्वांटिटेटिव वेरिएबल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव वेरिएबल, क्वालिटेटिव वेरिएबल। ओके, तो अभी इसमें क्या डिफरेंस है? वेरी सिंपल, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स जो है वो नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। द वेरिएबल्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर और न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, इनको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स, या फिर इनको एक और वर्ड है जिसे हम एट्रीब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट। वी हैव अ सेपरेट लेसन फॉर दिस, यूनिट नंबर 4। तो जो क्वालिटीज नॉट इन नंबर्स, यानी कि ये क्वालिटीज में होते हैं, क्वालिटीज होते हैं। क्वालिटीज यानी कि ऑनेस्टी, ब्यूटी। तो मैं अभी एक इसका एग्जांपल कंप्लीट कर लेता हूँ। क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स यानी कि जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल है, आप हाइट मेजर कर सकते हो, आप किसी का वेट मेजर कर सकते हो, टेम्परेचर में मेजर कर सकते हो, मार्क्स, सैलरी, तो ये सारी चीजें आप मेजर कर सकते हो। ओके, बट आप यहाँ पे देखिए, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के अंदर में आप किसी की ऑनेस्टी मेजर नहीं कर सकते हो। यू कैनॉट मेजर वंस ऑनेस्टी। either you cannot say that my friend is 80% 90% honest and is 10% dishonest, ऐसे नहीं कह सकते हो। आप ये नहीं कह सकते कि वन द पर्टिकुलर गर्ल इज 90% ब्यूटीफुल एंड 10% नॉट ब्यूटीफुल। either she is beautiful or not beautiful। Okay, do you all agree with this? Do you understand the difference between the quantitative and qualitative variable? Please blow your thumbs. Okay, now thank you, it motivates me really. Now quantitative variable are of two types. Okay, okay, I write here quantitative variables are of two types. First of all, discrete variable, discrete variable and continuous variable. So very simple, discrete variable and continuous variable. So what do you mean by discrete and continuous? Very simple, I explain you with the help of an example. Okay, now there are 5 friends. Okay, or now these friends are getting marks like out of 20, out of 20 5 friends को marks मिल रहे हैं। कितने marks मिल रहे हैं? Somebody getting 18, then 19, then 20, then 12, 13, 15. Okay, so you are mentioning अब 5 ही फ्रेंड है तो आप स्टडी कर सकते हो, उनके वैल्यूज याद रख सकते हो। ओके, और इनका रेंज भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, आप ये कर सकते हो। मान लो कि 100 फ्रेंड्स है तो, या फिर आपके क्लास, पूरे क्लास का मार्क्स होगा तो ये पूरा डेटा यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, मार्क्स का पूरे शीट फिलअप हो जाएगा। तो इस केस में मैं सबके मार्क्स याद नहीं रख सकता हूँ। ओके, अब 5 लोगों के मार्क्स में याद रख सकता हूँ तो मैं इंडिविजुअली उनके मार्क्स रख लिया। मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, यानी कि आपके जो क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनके मार्क्स आपको याद रहते हैं, बराबर है। बट पूरे एंटायर क्लास का अगर मैंने मार्क्स अगर आपको याद रखने के लिए बोला है, 100 स्टूडेंट्स का मार्क्स याद रखने के लिए बोला है, सो कैन यू रिमेम्बर दैट वन? द आंसर विल बी नो। तो उस वक्त आप क्या करोगे? आप सिंपल सा एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाओगे। ओके, और यूजिंग द टैली मार्क मेथड आप एक ग्रुप बनाओगे। जैसे कि टोटल मार्क्स 20 में से है, तो आप एक टेबल क्लास इंटरवल्स बनाओगे, 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15 एंड 15 to 20। और इसके बाद आप चेक करना शुरू कर दोगे यूजिंग टैली मार्क्स मेथड कि इसमें कितने स्टूडेंट्स है, यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स है। ओके, सो इन दिस वे, एंड देन यू विल काउंट द नंबर। ओके, तो कहने का मतलब ये जो है वो मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स, ये है डिस्क्रीट वेरिएबल। तो डिस्क्रीट का मतलब क्या है?
So discrete variable means a variable will take one single value at a time. Variable takes single isolated value. Takes single isolated value at a time. Then such a variable is called as discrete variable. जैसे कि आज क्लास में कितने प्रेजेंट है, जैसे कि मैं अभी अटेंडेंस देखता हूँ आज के ऑनलाइन क्लास में 40 है। ओके, अगर आज के अटेंडेंस कितने हैं, डे 1 सपोज मैं कॉल करता हूँ डे 1 को 40 स्टूडेंट्स है, फिर डे 2 को मान लो मैंने कल भी एक लेक्चर लिया है तो डे 2 को 45 हो गए, ठीक है। डे 3 को कितने स्टूडेंट है, वो 50 स्टूडेंट्स है। तो इन दिस वे सपोज आई कैलकुलेट द अटेंडेंस, सो इट इज अ डिस्क्रीट डेटा। Okay, understand my point? Yes. And what do you mean by continuous variable? Now in continuous variable, you do not define the individual data. You define the data either in range or class interval. Continuous variable में क्या होता है? It takes all possible values. क्या होता है ये? It takes all possible values. The variable takes all possible values. इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने अभी दिया है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज इन अ रेंज, एक रेंज के अंडर में ये वैल्यूज लेता है, इन अ रेंज और क्लास इंटरवल। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लास इंटरवल डिफाइन किया तो 0 to 5 के बीच के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे मेंशन होंगे, 5 to 10 के सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ पे मेंशन होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि 5 का मार्क्स 10 में चला गया, ये ग्रुप में चला गया यहाँ पे, ऐसा कहीं नहीं होगा। ओके, सो गॉट इट। तो वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल और कंटिन्यूस वेरिएबल में डिफरेंस क्या है? डिस्क्रीट वेरिएबल जो है एट अ टाइम वन वैल्यू कंसीडर होता है। जैसे कि अगर 5 फ्रेंड्स के मार्क्स की बात है तो x1 इज द मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, x2 इज द मार्क्स ऑफ सेकंड स्टूडेंट्स, x3 इज द मार्क्स ऑफ थर्ड स्टूडेंट एंड सो ऑन। और कंटिन्यूस की बात करूं तो कंटिन्यूस वेरिएबल जो है वो आइदर रेंज में डिफाइन होता है या फिर क्लास इंटरवल में, जैसे कि ये एग्जांपल है, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और ये सबको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, सो यू अंडरस्टैंड देन प्लीज ब्लो योर थम्स। ओके, थैंक यू। अब हम आते हैं कि डेटा कंडेंसेशन क्यों करना है, व्हाई यू नीड टू कंडेंस द डेटा, ठीक है। डेटा कंडेंसेशन, क्लासिफिकेशन, अभी एक और वर्ड हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या होता है, व्हाट इज यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? बहुत ही सिंपल है। क्लासिफिकेशन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा इनटू वेरियस क्लास इंटरवल्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, सिमिलैरिटी के बेसिस पे अलग अलग क्लास इंटरवल्स में डेटा को अरेंज करना। जैसे कि अभी मैंने प्रीवियस एग्जांपल में गया, यहाँ पे आपके पास 100 वैल्यूज थे ना, 100 वैल्यूज थे यहाँ पे। तो फिर आपने क्लास इंटरवल फॉर्म किया 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। तो उसमें फिर आपने ये पूरा डेटा को सिस्टमेटिकली अरेंज किया क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो यहाँ पे आपने देखा 0 to 5 पे सारे वैल्यूज यहाँ पे आ जाएंगे, 0 to 4 के यहाँ पे आ जाएंगे, 5 to 9 के यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो रहा है, आप क्लासीफाई कर रहे हो। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो MIT SASC में अभी काफी स्टूडेंट्स, अभी नए स्टूडेंट्स आ गए, मोर देन 1000 स्टूडेंट्स आर देयर, मोर देन 1100 स्टूडेंट्स आर देयर। तो जो भी अभी नए स्टूडेंट्स आए हैं तो उनका भी क्लासिफिकेशन हो चुका है। many of them are BSc computer science students, many are BBA students, many are BCS science students, many are BBA CS students, और उनको फिर अकॉर्डिंगली उनके लिए टीचिंग का अरेंजमेंट किया गया है, या फिर उनको जो भी एकेडमिक्स है उनके हिसाब से। तो वो भी क्लासिफिकेशन का ही एग्जांपल है। ओके, आप अगर लाइब्रेरी को विजिट करते हो तो वहां पे भी बुक्स का जो क्लासिफिकेशन, वो बुक्स का भी क्लासिफिकेशन किया गया है। ओके, यानी कि ऐसे रैंडमली बुक्स रखे गए सबको, हर एक बुक, ईच एंड एवरी बुक्स आर गिवन सम नंबर, सम कोडिंग, और उनको
जैसे ये रैक नंबर 1 2 3 4 अप टू देयर आर सो मेनी रैक्स आर देयर। तो कुछ रैक्स, कुछ लाइन रो जो है वो साइंस के लिए होंगे, कुछ बीबीए के लिए होंगी, कोई मैथ्स के लिए, कोई स्टैट्स के लिए। यू अंडरस्टैंड? तो क्लासिफिकेशन की जरूरत हर जगह पे होती है। इज दैट क्लियर? तो क्लासिफिकेशन यानी कि क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी। ओके, तो सिमिलर चीजों को आप एक साथ रखते हो और उसमें कोई नॉन ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। यानी कि एक रैक है अपने स्टैट्स के, यानी कि एक स्टूडेंट की बात किया जाए तो एक स्टूडेंट दो दो डिवीजन में नहीं पाया जा सकता, एक ही डिवीजन में होगा। आइदर डिवीजन डी में होगा, ई में होगा, एफ में होगा, है ना? दोनों डिवीजन में नहीं होगा। तो ये नॉन, तो इस तरह से होना है। क्लासिफिकेशन किस तरह से होनी चाहिए? सिमिलरिटी के तरह होनी चाहिए और नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए। एक स्टूडेंट एक ही क्लास में पाया जाएगा, वो डी में होगा तो बाकी के डिविजन में नहीं होगा। इस तरह से नॉन ओवरलैपिंग। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड। ये क्लासिफिकेशन का ये है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होता है? आपको डेटा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा, आपको कलेक्शन ऑफ डेटा जो है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। ये कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो हम देखेंगे। फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन इज रिपीटेड, नंबर ऑफ टाइम्स ऑब्जर्वेशन। अब कुछ कुछ डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है तो मैं ओरली डिफाइन करता हूँ। फ्रीक्वेंसी यानी कि क्या होता है कि डेटा के अंदर में ऑब्जर्वेशन कितने बार रिपीट हुआ है। जैसे कि एक ऑब्जर्वेशन, ये कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, 5 7 7 3 2 9 7। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 अपीयर्स 3 टाइम्स, राइट? तो 7 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 3 होगी, 3 होगी। ओके, सो दिस इज द फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ टाइम्स द डेटा इज रिपीटेड in the number of times the observation is repeated in the data is called as the frequency. उसके बाद फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल। अभी हमने क्या डिफाइन किया सबसे आखिरी में? डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल, राइट? डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल। तो फ्रीक्वेंसी भी उन्हीं की तरह होती है। डिस्क्रीट, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? एक्चुअली ये टेबल होता है। ओके, ये टेबल के अंदर में क्या होता है? एक तो वैल्यू रहेगा या फिर क्लास इंटरवल रहेगा। ओके, आइदर देयर इट इज अ टेबल। किस तरह का टेबल? आइदर वैल्यू और क्लास इंटरवल और अलोंग विद इट्स फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह का ये टेबल होगा। ओके, तो अभी वेरिएबल किस तरह का है? वो अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है तो फिर इसमें वैल्यूज होंगी। ओके, अगर वेरिएबल डिस्क्रीट है तो यहाँ पे वैल्यू होगा, वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होगा, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी। अगर वेरिएबल कंटिन्यूअस है तो यहाँ पे क्या होगा? क्लास इंटरवल्स होंगे और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होंगी। तो दोनों को कंबाइन करके हम क्या डिफाइन करते हैं? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज अ टेबल which contains values और क्लास इंटरवल along with respective frequencies। तो ये क्लास की ये फ्रीक्वेंसी या फिर ये वैल्यू की ये फ्रीक्वेंसी, इस तरह से रिस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया? ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड the types of frequency distribution, what is mean by frequency distribution? If you understand, please blow your thumbs. Okay, so simply you can form your own definitions. और यहाँ पे हम देख सकते हैं एग्जांपल फ्रीक्वेंसी डिस्क्रीट का एग्जांपल क्या देख सकते हैं? नंबर ऑफ चिल्ड्रन and number of families. Okay, no children, one children, two children, three children, then we write the families, number of how many families are there. इसके बाद क्लास इंटरवल में आप मार्क्स लिख सकते हो या फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। सो इसके बाद हम आते हैं मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। So methods of classification. क्लासिफिकेशन तो हमने देखा है, बट उसके मेथड्स क्या है? तो दो मेथड्स है।
एक है इंक्लूसिव मेथड, और दूसरा है एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड, ओके, इंक्लूसिव मेथड और एक्सक्लूसिव मेथड। तो आप कह सकते हैं कि ये इनके टाइप्स है, ओके, मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इंक्लूसिव मेथड का सबसे पहले मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कई जगह पे ये क्लासिफिकेशन देखा होगा और थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन आपको करना है। ये क्लास इंटरवल है जिसमें मैं वैल्यूज ले रहा हूँ 4 to 9, फिर यहाँ पे 10 to 14, यहाँ पे 15 to 19। ये एक तरह के क्लासिफिकेशन है जिसे मैं इंक्लूसिव मेथड कहता हूँ। और यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैं लिख रहा हूँ 5 to 10, 10 to 15 और 15 to 20। अब ऑब्जर्व कीजिए, अगर आप ऑब्जर्व कर पाए और एक दो पॉइंट भी नोट कर लिया तो आपको ये समझ में आ गया है। इंक्लूसिव मेथड में क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? सो इंक्लूसिव मेथड में आप देख रहे हो कि डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस क्लासेस है, जैसे कि 9 और 10, 9 के बाद 10 है, यहाँ पे 14 के बाद 15 है, तो डिसकंटिन्यूअस है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हो आप? यहाँ पे कंटिन्यूटी है। यहाँ पे क्या कंटिन्यूटी है, यानी कि 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। ये पहला ऑब्जर्वेशन होना चाहिए आपका। अगर ये समझ में आए तो आपको मेथड ही पूरा समझ में आ गया है, ठीक है। अब बात है कि इसको इंक्लूसिव क्यों कहते हैं। तो बात ऐसी है, यहाँ पे अगर 5 to 9 डेटा के अंदर अगर 5 to 9 कुछ भी वैल्यूज आ जाए, है ना, जैसे कि 4 आए या फिर 9 आए, आप लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है, वो सारे वैल्यूज इसी के अंदर में एक ही क्लास में पाए जाएंगे। 5 to 9 हर वैल्यू को आप इसके अंदर लिख सकते हो, 10 to 14 को सब यहाँ पे लिख सकते हो, यानी कि अपर लिमिट जितना या फिर लोअर लिमिट जितना जो भी वैल्यूज आएंगे वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इंक्लूसिव इसलिए क्योंकि उनको उन्हीं के क्लास में प्लेस किया जाता है, ओके, प्लेस्ड इन सेम क्लास, वैल्यूज आर प्लेस्ड इन सेम क्लास इंटरवल, इसलिए ये इंक्लूसिव है। बट ये चीज यहाँ पे नहीं होती। यहाँ पे क्या होता है एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव के अंदर में क्या होता है, अगर कोई लोअर लिमिट का तो ठीक है, चलो 5, 10, 15 आएंगे तो वो उसी क्लास में आएंगे, ओके, ये यहाँ पे 5 आएगी। पर प्रॉब्लम अपर लिमिट का होता है। अगर कोई वैल्यू अपर लिमिट जितनी आती है, जैसे कि 10, तो 10 के लिए अभी दो ऑप्शन है, देखो 5 to 10, 10 to 15। पर ये यहाँ पे जो कि उसका पहला क्लास है, यहाँ पे ना रखते हुए उसको एक्सक्लूड किया जाता है यहाँ से, और यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में रखा जाता है, ओके। 10 को 5 to 10 में नहीं बल्कि 10 to 15 में रखा जाता है। अगर 15 आया तो 15 को हम यहाँ पे नहीं रखेंगे, उसको 15 to 20 में रखेंगे। तो एक तरह से क्या होता है कि इफ ऑब्जर्वेशन इक्वल टू अपर लिमिट ऑकर्स, जैसे कि ये 10 एंड 15 है, तो दोज आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट्स प्राइमरी क्लास। जो पहला क्लास है वहां से निकालते हैं उसको, और एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्राइमरी क्लास एंड इंक्लूडेड इन द नेक्स्ट क्लास, ओके। अपर लिमिट वैल्यूज क्या होता है, आर एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड फ्रॉम प्राइमरी क्लास and included in the next class and included in next class। so क्योंकि उनको प्राइमरी क्लास से निकाल के नेक्स्ट क्लास में रखा जाता है, इसलिए एक्सक्लूसिव मेथड, ठीक है। ये एक कंसेप्ट है। उसके बाद तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट, ये फर्दर एनालिसिस के लिए नहीं यूज किया जा सकता, नो यूज, आगे इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी है। यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वेशन मुझे 9.5 लिखना है तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, तो मैं इन बिटवीन कोई भी वैल्यू नहीं ले सकता है, ठीक है। तो ये आगे जाके ज्यादा यूज नहीं है इसका। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि हर जगह पे आप इसका यूज है, ओके। तीसरा जो पॉइंट है इसमें कि इसका यूज, यानी कि अगर अगर आपके पास डेटा है
तो वो डेटा एक्सक्लूसिव टाइप का ही होना चाहिए, अगर नहीं है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको फर्दर एनालिसिस करना है, आगे जाके मान लो कि डेटा आपको दिया है, जैसे आपके मार्क्स का एनालिसिस करना है, आपके क्लास टेस्ट हो गए, आपके पेपर चेक किए और उसका एनालिसिस करना है, हाउ मेनी पास हाउ मेनी फेल, तो मुझे फिर वो मीडियन क्या है, मीन क्या है, ग्राफ निकालना है, ये सब चीजें करना है मुझे, तो फिर वो एक्सक्लूसिव टाइप के ही होने चाहिए। अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सो डेटा मस्ट बी ऑफ एक्सक्लूसिव टाइप। तो स्टैट्स के अंदर में जब भी आप कोई कैलकुलेशन करोगे, कोई भी डेटा होगा, खास करके क्लास इंटरवल्स में अगर आपने देखा कि वो इंक्लूसिव है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि मुझे अभी इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। ओके, तो एनालिसिस के लिए एक्सक्लूसिव टाइप का डेटा ही चाहिए। तो अब इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन जो है ये है कि अगर इंक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करे कैसे? ओके, यहां तक सबको समझ में आ गया? सो प्लीज रेज द हैंड्स। ओके, तो इसके लिए हम फाइंड आउट करते हैं क्लास बाउंड्री। ओके, तो जो सवाल मैंने पूछा कि हाउ टू कन्वर्ट इंक्लूसिव टू एक्सक्लूसिव। ओके, तो इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ओके, सो दिस इज अ क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है क्लास बाउंड्री। हम क्लास बाउंड्री फाइंड आउट करते हैं। और क्लास बाउंड्री क्या होता है, क्या है इसका डेफिनेशन? एक एग्जांपल को समझते हैं, उसके बाद इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, क्लास बाउंड्री हम देख रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये पर्पस मैंने लिखा हुआ है, देखो, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना। शॉर्ट में अगर सिंपल इसमें अगर कहे तो डिसकंटिन्यूअस क्लासेस को जो है कंटिन्यूअस क्लास में कन्वर्ट करना, कंटिन्यूअस फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्टिव। तो क्लास बाउंड्रीज क्या होता है, जैसे एग्जांपल मैंने अभी दिया है आपको, एक एक एग्जांपल देता हूं मैं। ठीक है, अलग अलग एग्जांपल देता हूं। अभी जैसे 4 टू जैसे 5 टू 9 है ना, 10 टू 14 और 15 टू 19। अब इसको मुझे करना है कंटिन्यूस में, तो क्लास बाउंड्रीज। तो वैसे जनरल जो आपको चीजें बताई गई वो 0.5 माइनस करो लोअर लिमिट से, ये है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, और 0.5 ऐड करो। ठीक है, तो 4.5 टू 9.5, उसके बाद मैंने 10 से 0.5 माइनस किया तो 9.5, और 14 में 0.5 ऐड किया तो 14.5 एंड 14.5 टू 19.5। ठीक है, तो ये एक तरीका हो गया। ओके, पर हर बार ये कब अप्लाई करते हैं कि जब इनका डिफरेंस, यानी कि दो लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास एंड अपर लिमिट, तो इनका डिफरेंस अगर एक है, 1 है, जिसे हम गैप कहते हैं, इनके बीच का जो गैप है दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास में, लोअर अपर एंड लोअर लिमिट का डिफरेंस अगर 1 है तो हम 0.5 करते हैं, है ना। तो ये जो है ये यूनिवर्सल मेथड नहीं है। एक और एग्जांपल में लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2। ओके, सो 5 टू 5.9, यहाँ पे 6 टू 6.9 एंड 7 टू 7.9। तो अभी आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि डिफरेंस, ये जो गैप मैंने बोला, ये गैप कितना है, 0.1 का है। यहाँ पे 0.5 एड एंड सब्ट्रैक्ट का फार्मूला नहीं चलेगा, यहाँ पे कुछ और टेक्निक होगी, है ना। तो जनरली क्या हो रहा है, इसमें कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो आप गैप फाइंड आउट करो। गैप किस चीज का गैप, दो कॉन्जिक्यूटिव क्लास लो, कोई भी क्लास लो, यानी कि पर कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, है ना। जैसे फर्स्ट क्लास और सेकंड लिया, या फिर सेकंड या थर्ड लिया, वो भी चलेगा। तो गैप फाइंड आउट करो इनका, अपर लिमिट ऑफ सेकंड क्लास माइनस लोअर लिमिट। ओके,
अपर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट ऑफ सेकेंड क्लास माइनस अपर लिमिट। ओके, तो ये गैप को ढूंढो। ये गैप यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 0.5 है। ठीक है, ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है, इस गैप का हाफ कर दो, गैप डिवाइडेड बाय 2, तो ये 1 डिवाइड बाय 2 यहाँ पे 0.5 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैप का हाफ कर दिया तो 0.1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.05 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको पता है लोअर लिमिट से ये सब्ट्रैक्ट करो। अब इससे आप चाहे तो एक नंबर दे दो, गैप एक काम करते हैं, हम जनरल डिफाइन कर रही है, तो मैं इसको नाम देता हूँ के। तो अभी आप के को लोअर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट में के को ऐड करो। ठीक है, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या है, यानी कि गैप, हाफ ऑफ द गैप, ये 0.5। ठीक है, वैसे यहाँ पे 0.05 है। ठीक है, तो ये जनरल स्टेप्स है, ये स्टेप्स आपको याद रखना है कि आइडेंटिफाई द टू कॉन्जिक्यूटिव क्लासेस, then find the gap between lower limit and upper limit, then divide it by 2 and then subtract, let it be k, and then subtract from lower limit and add to each upper limit. Okay, so class boundary, ये सब जानने के बाद क्वेश्चन हमारा वही पे है, क्लास बाउंड्री क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, अब ये आपको समझ में आ गया कि मेथोडोलॉजी आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है, बट व्हाट इज इट, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी देखो, पहले का रेंज क्या था, एक लाइन निकालते हैं, ये 5 और ये 9। ठीक है, और अभी जो हमको क्लास मिला है वो क्या है, 4.5 और ये। तो एक्चुअली हो क्या रहा है, क्लास बाउंड्री यानी कि क्या है, क्या हो रहा है, क्लास बाउंड्री यानी कि आप क्या कर रहे हो, दोनों तरफ से इसके लिमिट्स को एक्सटेंड कर रहे हो, यानी कि थोड़ा लेफ्ट साइड में इसको बढ़ा रहे हो और इसको थोड़ा सा राइट साइड में बढ़ा रहे हो। कितना बढ़ा रहे हो ये डिपेंड करेगा ये फैक्टर के ऊपर, के ऊपर। ठीक है, तो अभी इसको एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पे 4.5 मिल गया, यहाँ पे 9.5 मिल गया। तो क्लास बाउंड्री का मतलब क्या होता है, इट इज द एक्सटेंट अप टू विच द क्लास लिमिट्स कैन बी एक्सटेंडेड। एक लिमिट तक, जहां तक हम क्लास लिमिट्स है, ये लिमिट्स है 5 और 9, ये जो है ये क्लास के लिमिट्स है पहले क्लास के, इसको हम जहां तक पुश कर सकते हैं उसको पुश करना, इसकी जो लिमिट है उस लिमिट तक पुश करना है, यानी कि क्लास बाउंड्री। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द लिमिट अप टू विच द क्लास लिमिट्स कैन बी एक्सटेंडेड। ओके, तो आप इसे एक्सटेंडेड क्लास लिमिट्स भी कह सकते हैं, यानी कि इट विल नॉट बी perfect definition, but yes, for understanding you can use it. Okay, extended class limits, the limits up to which you can extend the present class intervals, class limits। जैसे कि आपने 5 को पुश किया 4.5 तक और यहाँ पे 9.5 तक, पर ये कैसे होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, और लॉजिक मैंने आपको ये यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, सो डिड यू ऑल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ क्लास बाउंड्री, यस और नो? Please blow your thumbs. Okay, thank you. इसके बाद तुरंत अगले नेक्स्ट 5 मिनट्स में, Excuse me, sir. Please add my friend. Due to network issue, he got exit, sir. Yeah. Sir, please add my friend. Due to network issue, he get exit, sir. Okay. Aditya Patare, sir. If he is in the lobby, I can add, but currently he is not in the lobby. Okay, so ask him to join, then I will add. Okay, sir. Okay, now let's come back to some important definitions. Okay, so important definitions.
Okay, so let's fastly grasp all these definition. So first of all, class limits. So class limits, these are the two numbers which forms the class interval. जैसे कि 10 to 20, 10 to 20 ये क्लास है ना. बट ये क्लास कैसे बना, ये दो नंबर से बना है. तो इसमें से पहले वाले को हम कहेंगे लोअर लिमिट्स और इसको कहेंगे अपर लिमिट. अंडरस्टैंड. उसके बाद दूसरा है क्लास विड्थ. क्लास विड्थ क्या होता है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट. या फिर आपके पास क्लास बाउंड्रीज. हाँ, वन मोर थिंग आई वांटेड टू एक्सप्लेन इन द प्रीवियस. क्लास बाउंड्री में भी अभी दो ये प्रकार होंगे. ये लोअर क्लास बाउंड्री कहलाएंगे और ये अपर क्लास बाउंड्री कहलाएगा. जस्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू दिस वन. तो अगर क्लास बाउंड्रीज आपने फाइंड आउट करके रखा है तो क्लास विड्थ कैसे डिफाइन करेंगे? अपर क्लास बाउंड्री माइनस लोअर क्लास बाउंड्री. ओके, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम. देन क्लास मार्क. क्लास मार्क क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्लास मार्क? क्लास मार्क का मतलब होता है मिड पॉइंट. क्या होता है? मिड पॉइंट. और मिड पॉइंट हमेशा कैसे फाइंड आउट करते हो आप? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2. या फिर क्लास बाउंड्रीज अगर आपके पास है, कंटिन्यूस नहीं, आपने कंटिन्यूस बनाया है, उसके बाद आप क्या यूज करते हैं? क्लास लोअर अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2. तो ये डेफिनेशन है. ओके. उसके बाद क्लास फ्रीक्वेंसी. So what do you mean by class frequency? Class frequency means number of observation belonging to that class. एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पे. 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 है ना. ये कुछ डेटा है. यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है. तो अभी देखो ये क्लास इंटरवल्स है, ये फ्रीक्वेंसी है. तो 0 to 10 की क्लास फ्रीक्वेंसी कितना हुआ? 5. 10 to 20 का कितना हुआ? 7. सो क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ 10 to 20 is 7. So this is the number of observation belonging to particular class. Okay, got it? तो इसके बाद फ्रीक्वेंसी डेंसिटी हम डिफाइन करते हैं. फ्रीक्वेंसी density. So what do you mean by frequency density? So it is class frequency, okay, upon class width. इसका यूज कहाँ पे होगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में होगा. क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विड्थ में. ठीक है. तो राइट टाइम आने पर हम इसका यूज भी देखेंगे व्हाइल कंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्टोग्राम. ओके. उसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी. तो यही एग्जांपल को मैं देता हूं या फिर फ्रेशली एक एग्जांपल ले देता हूं. जैसे कि 0 to 5, 5 to 10 और 10 to 15. ये कुछ क्लास इंटरवल है, ये फ्रीक्वेंसी है. इनकी फ्रीक्वेंसी 5, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2 है. तो अभी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो रही मेरी? व्हाट इज द टोटल फ्रीक्वेंसी? आई एम गेटिंग द टोटल फ्रीक्वेंसी एज 22, राइट? तो अभी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो देखो ये क्लास फ्रीक्वेंसी है, टोटल फ्रीक्वेंसी कितना है? 22. सो 5/22 यहाँ पे रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा. इसका 15/22 और इसका 2/22. ठीक है. सो दिस आर द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. ऑल ऑफ यू गॉट दिस? So any other point which is remaining? I think I have covered all the definition. तो ये basic definition है but very important. Okay. तो इसमें important सारी चीजें हमने define किया है. क्लास बाउंड्री क्या होता है, right from the classification हमने start किया था. Frequency, frequency distribution, methods of classification, inclusive, exclusive methods, then class boundaries, then class limits, class width, class mark, class frequency, frequency density, and relative frequency.
So I hope you understand very well. Now we see the graphs and diagrams in the second, third and the final session. Okay, so thank you so much. Stay with the class.